नागरिकता आरएस के प्री के सिलेबस में जुड़ा एक नया टॉपिक है। पहले ये टॉपिक नहीं था, लेकिन अब जब आरपीएससी ने आरएस के सिलेबस में जब मेजर चेंजेस किए हैं, तो उस मेजर चेंजेस के अंदर नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप एक ऐसा टॉपिक है जो कि आरपीएससी द्वारा आरएस के सिलेबस में नवीनतम जोड़ा गया। नागरिकता क्या है इसको समझते हैं, फिर इसकी संवैधानिक स्थिति को समझेंगे क्या है। तो नागरिकता राज्य और उस राज्य के लोगों के बीच का एक संबंध है। यानी कि नागरिक वे लोग होते हैं जो कि उस राज्य के प्रति और उस राज्य के विधि विधान अर्थात संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखते हैं। तो इसी संबंध को नागरिकता कहते हैं, यानी कि राज्य और लोगों के बीच के संबंधों को नागरिकता कहते हैं। ठीक है, अब उस क्षेत्र के नागरिक होने के नाते उस क्षेत्र के लोगों को एक विशेष अधिकार मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं, भारतीय राज्य क्षेत्र में हम रहते हैं, तो हमें अन्य लोगों से कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, जबकि अन्य लोगों को नहीं मिले। अब भारत में और भी विदेशी लोग रहते हैं, लेकिन उनको भारतीय नागरिकों की अपेक्षा कम अधिकार मिले हैं, जबकि भारतीय नागरिकों को अधिक अधिकार मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। भारत की वोटर आईडी, भारत का पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब वो धारण करते हैं, यहां तक कि वो भारतीय पासपोर्ट भी धारण करते हैं, इसीलिए वो भारत के नागरिक कहलाते हैं। इन शॉर्ट अगर हम सरल शब्दों में समझे तो नागरिक वह व्यक्ति होता है जो उस क्षेत्र के प्रति, जिस क्षेत्र में वो निवास कर रहा है, उस क्षेत्र के नियम कानूनों या संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखता है, तो उस व्यक्ति को उस क्षेत्र का नागरिक कहा जाता है। और नागरिक और राज्य के बीच जिन संबंधों का निर्माण होता है, जिन संबंध से नागरिक और राज्य जुड़े होते हैं, तो उन्हीं संबंधों को जो है नागरिकता कहा जाता है। तो ये हो गई नागरिकता की परिभाषा। ये नागरिकता का मोटा मोटा अर्थ कि भी नागरिकता कहते हैं किसको है। ठीक है, अब इसकी संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं कि भाई इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता को इंडिकेट करता है, यानी कि जितने भी नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। अब कौन से अनुच्छेदों के अंदर वर्णित है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जितने भी अनुच्छेद है, जितने भी आर्टिकल्स है, उनमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नागरिकता एक ऐसा विषय है जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो इससे पहले ही यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो उसी समय नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रोविजंस है उनको लागू कर दिया गया था, प्रोविजन को लागू कर दिया गया था। ठीक है, नागरिकता जो है भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, यानी कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता को अपनाया गया है? एकल नागरिकता को अपनाया गया है। यहां पर एकल नागरिकता का मतलब यह है दोस्तों कि अगर भारत का कोई भी राज्य, जिस राज्य में वहां के लोग जो निवास करते हैं, तो वो सभी एक ही नागरिक कहलाएंगे, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। चाहे वो राजस्थान में निवास कर रहा हो, चाहे वो गुजरात में निवास कर रहा हो, या भारत के किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति निवास कर रहा हो नागरिक के रूप में, वो भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है। तो भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है ब्रिटेन की तरह। ठीक है, और इनके प्रावधानों को जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उसी समय लागू कर दिया गया था। अब इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 5 ये कहता है अधिवास के आधार पर नागरिकता। अधिवास के आधार पर नागरिकता कैसे? तो समझिए, अनुच्छेद 5 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं, क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता में से कोई एक, ठीक है, भारत में जन्मा हो या भारत में रह रहा हो। ठीक है, दूसरी बात है कि
संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, तो वो अधिवास के आधार पर या निवास के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहता है अनुच्छेद 5 अधिवास के आधार पर भारत का नागरिक। तो अधिवास के आधार पर भारत का नागरिक वह व्यक्ति होगा जिसका स्वयं का जन्म भारत में हुआ हो या भारत में रह रहा हो। दूसरी बात, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ और भारत में रह रहे हो। तीसरी बात कि जो है 5 वर्ष पहले से, यानी कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से जो है वो भारत में निवास कर रहा हो, तो निवास या अधिवास के आधार पर जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। अब अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए हैं वो कैसे नागरिकता प्राप्त करेंगे। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत भी आए थे। अब वे लोग जो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में आए हैं, उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रोविजन जो है अनुच्छेद 6 में किया गया है। अब इसमें क्या बात की गई है? इसमें यह बात की गई है कि या तो स्वयं, यानी कि अनुच्छेद 6 ये कहता है, अनुच्छेद 6 ये कहता है कि यदि स्वयं, या तो वो व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता, दादा दादी या उसके नाना नानी में से कोई एक 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मे हो। ठीक है। दूसरी बात कि वो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद, यानी कि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद अगर वो भारत में आया है, ठीक है, यानी कि 1900, या आप समझिएगा, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व, 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, ठीक है, और भारत में निवास कर रहा है, तो वो भारत का नागरिक होगा। दूसरी बात कि 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में आया है और उसने सक्षम अधिकारी के पास में पंजीकरण करवाया है, पंजीकरण करवा लिया है, और वह 6 महीने से, कितने, 6 महीने से भारत में रह रहा है, तो वह जो है आर्टिकल 6 के अधीन, अनुच्छेद 6 के अधीन वो भारत का नागरिक होगा। तो वापस समझिएगा, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत वे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से भारत आए हैं और भारत में रह रहे हैं, तो वो भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहली बात, या तो उसका स्वयं का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिभाषित भारत में हुआ हो, तो वो भारत का नागरिक होगा। यदि 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत में आया हो और रह रहा हो, तो वो जो है पाकिस्तानी भारत का नागरिक हो जाएगा। और दूसरी बात है कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत में आया है और वो सक्षम अधिकारी के पास पंजीकरण करवा लेता है और 6 महीने से भारत में रह रहा हो सामान्य रूप से, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 7 ये कहता है, अनुच्छेद 7 के बारे में समझते हैं। तो अनुच्छेद 7 ये कहता है कि ऐसे लोग जो कि भारत से पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, क्या कहता है देखते हैं। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि ऐसे लोग जो कि विभाजन के बाद या विभाजन के समय पाकिस्तान में चले गए हो, यानी कि भारत छोड़ के पाकिस्तान में, यानी कि विभाजन जब हो गया, जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग देश बन गए, तो कुछ लोग भारत से भी जो है पाकिस्तान गए कि भाई नहीं, हमें भारत में नहीं रहना, हमें पाकिस्तान में रहना है। तो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, तो इसमें कहा गया कि 1 मार्च 1947
को या उसके बाद, कब, 1 मार्च 1947 या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को चला गया हो तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो वापस वहां से आज्ञा लेकर भारत आता है तो उसे पंजीकरण करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा और 6 महीने तक सामान्य रूप से भारत में रहना पड़ेगा, तो वो जो है भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 7 यह कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो और वहां पर रह रहा हो, और वो कब गया हो, 1 मार्च 1947 को या उसके बाद चला गया हो, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। और अगर वापस आ रहा हो 1 मार्च 1947 के बाद अगर वापस पाकिस्तान जाके वहां की परमिशन लेके वापस आ रहा हो तो उसे क्या करवाना पड़ेगा, सक्षम अधिकारी के पास पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और 6 महीने तक भारत में रहना होगा, तभी वो जो है भारत का नागरिक कहलाएगा या भारत की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 ये कहता है, अनुच्छेद 8 ये कहता है कि विदेशी भारतीय नागरिक यानी कि ऐसे लोग जो कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय वो भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था, और वे लोग जो है जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब वो भारत की सीमाओं के बाहर किसी और देश में निवास कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए नागरिकता का यहां पे प्रावधान किया गया है कि पंजीकरण के माध्यम से वे लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 8 ये कहता है कि ऐसे लोग जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक नहीं थे और वो किसी और देश में रह रहे थे संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के समय, तो वे लोग जो है मूल रूप से भारतीय हैं, ठीक है, लेकिन वो उस समय भारत के नागरिक नहीं थे, तो वो भी भारत के नागरिक होंगे यदि वो सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकरण करवा लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 9 यह कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, मैं ही हूं, अगर मैं किसी ब्रिटेन की, जर्मनी की, कहीं की नागरिकता प्राप्त कर लेता हूं तो मेरी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 यह कहता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी की नागरिकता ले लेता है, किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 9 के तहत समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 ये कहता है कि नागरिकता जो भी है वो संसदीय विधान के अधीन है। संसदीय विधान के अधीन कैसे, यानी कि भारतीय लोगों की जो नागरिकता है वो संसदीय कानूनों के अधीन आती है। अब यहां पर ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि संविधान सभा ने नागरिकता के ऊपर जो है कम नियम कानून बनाए और उस पर अधिक विस्तार से नियम कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद को दे दी। और दूसरी बात है कि नागरिकता को संसदीय कानूनों या विधानों के अधीन रखा ताकि समय के अनुसार जब संसद को उचित लगे तो वो ऐसे कानून बना सकती है जिससे कि नागरिकता पर जो है विधान नियंत्रण बनाया जा सके। इसीलिए भारतीय नागरिकता को संसद के विधान के अधीन रखा गया है ताकि समय समय पर संसद नागरिकों के हित के लिए, नागरिकों के अधिकारों के लिए जो है अच्छे से नागरिकता संबंधी कानून बना सके, विधान बना सके। इसीलिए अनुच्छेद 11 में नागरिकता को जो है, भारतीय नागरिकता को संसदीय विधान के अधीन रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 11, तो अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता अर्जन यानी कि नागरिकता प्राप्ति के, नागरिकता को समाप्त करने के और इनसे संबंधित अन्य प्रावधानों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको दे दी गई है, वो भारतीय संसद को दे दी गई है। यानी कि नागरिकता को प्राप्त कैसे करना है, नागरिकता समाप्त कैसे हो जाएगी और इससे संबंधित अगर कोई अन्य पहलू भी है तो उससे संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। अब जब भारतीय संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है तो भारतीय संसद ने इस पर एक कानून बनाया जिसको हम बोलते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। अब नागरिकता अधिनियम 1955 में भारतीय संसद ने नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके बताए। कितने तरीके बताए? नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके बताए। ठीक है, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर। ठीक है,
और नागरिकता की समाप्ति के 3 तरीके बताए, यानी कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, आपकी नागरिकता कैसे त्यागी जा सकती है या नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, उसके 3 तरीके बताए। अब एक एक तरीके को समझते हैं। तो सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनको समझते हैं। तो पहला है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कैसे? तो इसमें यह बात की गई है कि वो हर व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह 26 जनवरी कब 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले अगर वो भारत में जन्मा है तो वो जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है। यदि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 के पहले अगर वो भारत में जन्मा है और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का जन्म से नागरिक है तो वो भी जो है जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक है। लेकिन अब यहां पे बात समझना कि भाई अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई जन्मा है भारत में और उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक है जन्म से, माता और पिता दोनों अगर जन्म से भारत के नागरिक है तो वो जो है बच्चा भी जो है भारत का नागरिक होगा, जन्म से भारत का नागरिक होगा। यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके जो बताए गए हैं उनमें पहला तरीका है नागरिकता जन्म से कैसे प्राप्त करें, यानी कि जन्म से नागरिकता की प्राप्ति। तो उसके लिए 3 शर्तें बताई गई है, यानी कि वो हर व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है यदि वो इन 3 शर्तों को पूरा करता हो या इनमें 3 में से किसी एक को पूरा करता हो। पहली बात 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। दूसरी बात है कि अगर 1 जुलाई 1947 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर उसका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो वो जन्म से जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई जन्मा है, ठीक है, भारत से बाहर, लेकिन उसके माता पिता में से दोनों भारत के नागरिक है तो वो जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। वंश परंपरा के आधार पर, अब वंश परंपरा के आधार पर क्या है आइए समझते हैं इसको, लेकिन मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, तो वंश परंपरा के आधार पर समझते हैं। वंश परंपरा के आधार पर क्या कहा गया है इसमें देखना दोस्तों, कि वंश परंपरा के आधार पर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन उसके पिता जन्म से भारत के नागरिक हो तो वो वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर
2004 से पहले अगर वो भारत के बाहर कहीं जन्मा है, ठीक है, लेकिन उसके माता पिता दोनों, कौन कौन, माता और पिता दोनों, माता और पिता दोनों, माता और पिता दोनों जन्म से भारत के नागरिक है, तो वो भी जो है वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक होगा। लेकिन अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद वो भारत के बाहर कहीं जन्मा है तो उसे पंजीकरण करवाना होगा। क्या करवाना होगा? पंजीकरण करवाना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण। अब पंजीकरण कहां करवाना होगा? तो जिस देश में वो जन्मा है उस देश में भारत का दूतावास होता है, तो उस दूतावास में जो सक्षम अधिकारी बैठा होता है उसके पास जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद जो है आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी भारत की। अब पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से कैसे? जैसा कि हमने बताया कि ऐसे लोग जो कि भारत के नागरिक रहे हैं कभी ना कभी, और जब संविधान लागू हुआ था उस समय वो भारत में नहीं थे, भारत के नागरिक नहीं थे, उनके पास भारत का पासपोर्ट नहीं था, लेकिन वो कई अपनी आजीविका के लिए दूसरे देश में थे, लेकिन उनको लगता है कि वापस हमें भारतीय नागरिक बनना है, तो उनके लिए एक सिंगल विंडो है, वो है भारतीय दूतावास में जाकर, संबंधित देश में जहां वो रह रहे हैं उस देश के भारतीय दूतावास में जाकर पंजीकरण के माध्यम से जो है पंजीकरण करवाना पड़ेगा, और पंजीकरण के माध्यम से उनको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। चौथा तरीका जो है वो ये है कि देशीयकरण से नागरिकता। देशीयकरण से नागरिकता कैसे? यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन जो भारत में रह रहे हो, शिक्षाविद हो, वैज्ञानिक हो, समाज सेवी हो, सोशल वर्कर हो, एनजीओ चलाने वाला हो, लेकिन वो भारत का नहीं है, लेकिन भारत में ही रह रहा है, ठीक है, 12 वर्षों से भारत में ही रह रहा है और अच्छे काम कर रहा है, चाहे सोशल वर्क को लेके हो, इंटेलेक्चुअल बॉडीज में अगर वो काम कर रहा है, वो साइंस में अपना योगदान दे रहा है, अच्छा वैज्ञानिक बनकर अपना योगदान दे रहा है, अच्छा साहित्यकार बनकर अपना योगदान दे रहा है भारत में, तो ऐसा लगता है अगर भारत को कि भाई हाँ ये हमारा नागरिक होना चाहिए, तो देशीयकरण के माध्यम से भारत सरकार उस व्यक्ति को अपनी नागरिकता दे सकती है। लेकिन इसमें शर्त है कि वो व्यक्ति जिस देश का निवासी है उस देश में भी देशीयकरण के माध्यम से नागरिकों को मतलब अन्य व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार हो, तभी भारत में देशीयकरण के माध्यम से उस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। दूसरी बात कि उस व्यक्ति ने अपने देश की नागरिकता को छोड़ दिया हो तो देशीयकरण के माध्यम से भारत उसको अपनी नागरिकता दे सकता है। तो ये दो शर्तें हैं कि अगर किसी व्यक्ति को देशीयकरण के माध्यम से नागरिक बनाना है तो उसके लिए पहली प्राथमिक शर्त यह है कि उसके खुद के देश में भी देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता देने का प्रोविजन हो। दूसरी बात है कि संबंधित व्यक्ति जिसको देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता दी जानी है उसने अपने देश की नागरिकता को त्याग दिया हो। ठीक है, यह देशीयकरण हो गया। भूभाग के विलय से नागरिकता। अब भूभाग के विलय से नागरिकता जो है वो कैसे मिलती है? तो भूभाग के विलय से नागरिकता कुछ इस प्रकार से मिलती है, जैसे कि एक उदाहरण देखिए, बेरूबारीवाद। यानी कि जब बांग्लादेश का जो एक मतलब पश्चिम बंगाल का एक जलपाईगुड़ी क्षेत्र का एक जलपाईगुड़ी जिले का एक क्षेत्र था बेरूबारी, जिसको पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया था, और कुछ क्षेत्र जो थे 2015 में बांग्लादेश से भारत ने लिए थे। तो क्षेत्र जब लिए थे तो उन क्षेत्र के निवासियों को भी भारत की सीमा में लिया होगा। तो जब किसी देश के किसी क्षेत्रों को, किसी एन्क्लेव को जब भारतीय सीमाओं में ग्रहण कर दिया जाता है तो उनके लोगों को भी ग्रहण कर दिया जाएगा भारतीय सीमा में। तो जब विलय हो जाता है किसी भूखंड का, किसी एक देश के भूखंड का किसी दूसरे देश में विलय हो जाता है तो उसके माध्यम से लोगों को स्वतः ही नागरिकता मिल जाती है। अगर भारत में विलय हो रहा है तो वे लोग जो उस क्षेत्र में रह रहे, संबंधित क्षेत्र में रह रहे जिसका विलय भारत में हो रहा है, तो उनको स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और यदि अगर कोई भारतीय क्षेत्र है और उसका बांग्लादेश में या पाकिस्तान में विलय हो रहा है तो उन लोगों को भारतीय नागरिकता, उन लोगों की जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी और बांग्लादेश की नागरिकता उनको स्वतः मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं भूमि के विलय के माध्यम से या भू विलय के माध्यम से नागरिकता। ठीक है।
अब नागरिकता समाप्ति के जो तरीके हैं वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।